यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी एक ऐसा टॉपिक जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए हमेशा से ही आप जानते हैं बहुत ज़रूरी रहा है। और हाल में जो कुछ हुआ है उसने इसे और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना दिया है। तो चलिए आज इस पूरे मुद्दे को एक रिवीजन गाइड की तरह समझते हैं ताकि तैयारी और भी सॉलिड हो जाए। तो सबसे ताज़ा अपडेट यह है कि गुजरात उत्तराखंड के बाद यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अब ये सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, समझिए, ये एक इशारा है कि समान नागरिक संहिता पर जो नेशनल लेवल की डिबेट थी वो अब धीरे धीरे राज्यों में लागू होने की तरफ बढ़ रही है। और बस यही वजह है कि ये टॉपिक अब एग्जाम के लिए पहले से कहीं ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है। तो आगे हम क्या क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, फिर इसके संवैधानिक आधार को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण से इसका क्या लेना देना है और कौन कौन से राज्य इस रेस में आगे हैं। और हाँ, आखिर में हम सीधे उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो मेंस एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, यूसीसी की जड़ें कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने संविधान में ही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। संविधान के दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इस पूरी बहस के सेंटर में हैं। अगर इनको समझ लिया तो समझिए पूरा मुद्दा साफ हो जाएगा। और यहीं पर सारा खेल है। एक तरफ है आर्टिकल 14 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, मतलब इसे आप कोर्ट में जाकर लागू करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ है आर्टिकल 44 जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब सरकार के लिए एक लक्ष्य है, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। बस यही जो कानूनी खींचतान है ना, यही यूसीसी की पूरी बहस का बेस है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? बहुत सीधी सी बात है, कानून के सामने सब बराबर हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज शादी, तलाक या विरासत पर बिल्कुल अलग अलग नियम बनाते हैं तो क्या ये बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता? बस यहीं से यूसीसी की जरूरत पर बहस की शुरुआत होती है। और इसी टकराव को दूर करने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने आर्टिकल 44 को इसमें शामिल किया। ये एक विजन था, एक दूर की सोच थी कि आने वाला भारत एक ऐसा कॉमन सिविल कोड बनाएगा जो धर्म से ऊपर उठकर सभी नागरिकों को बराबरी का हक देगा। ये एक उम्मीद थी, एक सपना। इस एक शब्द को देखिए, प्रयास करेगा। पिछले 70 सालों की पूरी राजनीतिक और सामाजिक बहस इसी एक शब्द में छिपी है। ये कोई सख्त हुक्म नहीं था, बल्कि एक उम्मीद थी। और इसी वजह से 1950 से लेकर आज तक ये एक लक्ष्य ही बना हुआ है। इसे लागू करना हमेशा से ही, आप जानते हैं, एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। तो ये तो हो गई कानून की सारी बातें। लेकिन किसी भी कानून का असली मतलब तो तभी है जब वो लोगों की जिंदगी पर असर डाले। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो इसका सबसे ज्यादा और सीधा फायदा आखिर किसे मिलेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमें बस उन पर्सनल लॉज की तरफ देखना है जो शादी, तलाक और प्रॉपर्टी जैसे मामलों में अक्सर पुरुषों और महिलाओं के लिए, आप जानते हैं, अलग अलग नियम बनाते हैं। जवाब वहीं छिपा हुआ है। जवाब बिल्कुल साफ है, महिलाएं। यूसीसी का सबसे बड़ा मकसद ही पर्सनल लॉ में मौजूद जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। जैसे कि ये पॉलीगामी यानी बहुविवाह जैसी प्रथाओं को खत्म कर सकता है, या फिर ये पक्का कर सकता है कि प्रॉपर्टी में बेटियों को भी बेटों के बराबर ही हक मिले। तलाक से लेकर गोद लेने के नियमों तक, और अब तो लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करने तक, हर मामले में इसका मकसद एक बराबर और न्याय वाला सिस्टम बनाना है। अब तक ये डिबेट ज्यादातर नेशनल लेवल पर ही चलती थी, लेकिन अब जो असली एक्शन है वो राज्यों में देखने को मिल रहा है। कुछ राज्य अब केंद्र का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि खुद आगे बढ़कर यूसीसी को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से चेन रिएक्शन जैसा लग रहा है। शुरुआत की उत्तराखंड ने, जो यूसीसी कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। उसके बाद गुजरात ने भी यही रास्ता अपनाया, और अब खबर है कि मध्य प्रदेश भी इस पर सोच विचार कर रहा है। ये पैटर्न हमें क्या दिखाता है? यही कि यूसीसी अब सिर्फ एक संवैधानिक बहस का मुद्दा नहीं, बल्कि एक लेजिस्लेटिव रियलिटी यानी एक विधायी हकीकत बनता जा रहा है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ लाते हैं और सीधे उस पॉइंट पर आते हैं जो आपके मेंस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा काम का है। इसे आप अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं। जब आप मेंस के लिए अपना आंसर लिखें तो इन 5 एरियाज पर जरूर फोकस करें। सिर्फ ये मत लिखिए कि शादी के नियम बदलेंगे, बल्कि एनालाइज कीजिए कि मोनोगैमी यानी एक विवाह कैसे महिलाओं की स्थिति को और मजबूत बनाता है, प्रॉपर्टी में बराबर हक कैसे आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, और हाँ, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देना एक मॉडर्न सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है।
हर पॉइंट के सामाजिक और कानूनी दोनों पहलुओं को कवर करना बहुत जरूरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या भारत में यूसीसी का भविष्य राज्यों के अलग-अलग कानूनों से तय होगा या फिर केंद्र सरकार एक देश एक कानून का रास्ता अपनाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और जो हमारे देश की सामाजिक और कानूनी दिशा तय करेगा।